हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम देखेंगे संधि जिसे कहा जाता है। कुछ विद्यार्थियों का कहना था कि मतलब सर संधि पढ़ाया नहीं, तो संधि को ही आज हम देखेंगे। यानी अविकारी देखे है, थोड़ा सा किसी का डाउट था पिछले विकारी जिसे कहा जाता है अविकारी में। यानी अविकारी के 4 प्रकार थे, उसमें से क्रिया विशेषण अव्यय देखे हमने, और समुच्चय बोधक देखे हैं, संबंध देखे हैं और विस्मयदी बोधक देखे हैं। अब समस्या कहां पर थी बच्चों को कि मतलब उन्होंने कहा कि सर यानी समुच्चय बोधक और संबंध बोधक में अंतर क्या है। अब मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि विद्यार्थियों को कि समुच्चय किसे कहा जाता है और संबंध किसे कहा जाता है। जो अव्यय शब्द पहले वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध दर्शाते हैं उसे संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। मेरा घर स्कूल के पीछे है, या मैं पाठशाला के पीछे रहता हूं, के पीछे यानी संबंध, यानी मेरा संबंध पाठशाला के पीछे है, के पीछे यहां पर उल्लेख किया गया है। यानी यहां पर संबंध बोधक अव्यय में के पीछे, के सामने, के साथ, के भीतर, ये के की का जब लगेगा तो संबंध है, क्योंकि संबंध बोधक अव्यय में का, की, के, रा, री का प्रयोग किया जाता है। अब संबंध यहां पर समझ में आया होगा कि मतलब क्या है। मैं स्कूल के पीछे रहता हूं, यानी स्कूल के पीछे यानी के पीछे, पेड़ के पीछे अधिकारी खड़ा है, पेड़ के पीछे अधिकारी खड़ा है। यानी किसके पीछे है, पेड़ और अधिकारी दोनों के बीच में का संबंध दर्शाया जा रहा है। और दूसरी बात जो है, अब समुच्चय किसे कहा जाता है, जो अव्यय शब्द ने समझ कर लीजिएगा, यानी जो अव्यय शब्द यानी पहले वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ जोड़ करने का कार्य है, या पहला वाक्य दूसरे वाक्य को जोड़ने का जहां पर कार्य किया जाता है, पहले वाक्य के दूसरे वाक्य के साथ में जोड़ा जाता है, वहां पे समुच्चय बोधक कहा जाता है। तो देखिए किस प्रकार से जो अव्यय शब्द एक वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ जोड़ा जाता है वहां पे समुच्चय बोधक कहा जाता है। जोड़ने का काम करना, यानी संबंध अलग है और जोड़ने की क्रिया अलग है। जोड़ना मतलब क्या है, ये अलग है, ये अलग है, दोनों को एक ही कर एक वाक्य बनाना, और ये यहां पर है और ये यहां पर है, ये दोनों का आपस में संबंध बताना। यानी संबंध मतलब बताना मतलब एक के साथ दूसरे का संबंध होना, और दूसरा वाला जो समुच्चय है, यानी समुच्चय का अर्थ है ज्वाइंट करना, मतलब मिला लेना। आपस में दो स्वतंत्र वाक्य है, मैं घर जाता हूं, सतीश घर जाता है, मैं घर जाता हूं ये एक स्वतंत्र वाक्य है, सतीश घर जाता है ये भी स्वतंत्र वाक्य है, लेकिन दो स्वतंत्र वाक्यों को एक बनाकर लिखना, वही अव्यय शब्दों को समुच्चय बोधक कहा जाता है। मैं और सतीश घर जाते हैं, मैं भी जा रहा हूं, सतीश भी घर जा रहा है, मतलब दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़कर यानी एक वाक्य बनाया है। मैं सतीश के पीछे बैठा हूं, मैं सतीश के पीछे बैठा हूं, यानी यहां पर संबंध है, मैं सतीश के पीछे हूं, यह संबंध दर्शाया जा रहा है। किसके पीछे हूं, तो सतीश के पीछे हूं। संबंध में के पीछे और समुच्चय में और ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यहां पर इसीलिए जो पूछा गया था, यानी दोनों में अंतर सिर्फ है, जो अव्यय शब्द दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उसे समुच्चय बोधक कहा जाता है, और संबंध उसे कहा जाता है जो अव्यय शब्द पहले वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य के साथ दर्शाया जाता है, वहां पे संबंध कहा जाता है। यही अंतर है दोनों में। बाकी तो विस्मयदी बोधक एक्सक्लेमेटिव जिसे कहा जाता है वो कार्य किया जाता है, और उस क्रिया विशेषण जो क्रिया के पहले यानी लगकर उसकी क्रिया की विशेषता बताई जाती है, यानी उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। और विशेषण अलग है, विशेषण जो है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, और यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय जो है क्रिया की विशेषता बताता है। यही अंतर दोनों में है, यहाँ पर समझ में आया होगा। आज हम बात करते हैं संधि जिसे कहा जाता है। संधि किसे कहा जाता है, सबसे पहले आपको समस्या होगी कि संधि क्या है, यानी संधि किसे कहेंगे और संधि किस तरह से की जाती है। हमें कोई आसान है, संधि जिसे कहा जाता है, यानी इसे इंग्लिश में ज्वाइनिंग जिसे कहा जाता है, यानी ज्वाइनिंग कहा जाता है। तो मतलब ज्वाइन करना, मतलब यहाँ पर और समास भी है। अब समास और संधि में दोनों में अंतर है।
समास किसे कहा जाता है और संधि किसे कही जाती है। यदि समास में अंतर है और संधि में अंतर है। अब संधि में जो है दो वर्णों के मेल से, यानी जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहा जाता है। दो वर्ण मिले हैं, उनके मेल से तीसरे ही वर्ण की निर्मित होती हो या परिवर्तन होता हो, वर्णों में दो वर्णों में आपसी मेल के कारण कोई परिवर्तन या बदलाव होता हो, वहां पे संधि कहा जाता है। वही बात रही दूसरी ओर, यानी समास किसे कहा जाता है। समास जो है यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से यानी बना हुआ समस्त पद, उसे क्या है, समास कहा जाता है। दो है, दो से अधिक शब्द है, शब्दों का मेल है, यहाँ पे वर्णों का मेल है। ये तो सबसे पहले फर्क अंतर समझ में आया होगा। यानी संधि में दो वर्णों का मेल होता है और समास में दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है। लेकिन शब्द परिवर्तित या शब्द बदले नहीं जाते, सिर्फ उसमें की कारक विभक्तियां को क्या है, लुप्त किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं यहां पर विद्या प्लस आलय। अब यहां पर ये जो है यानी देखे हमने, यानी संधि है। अब यहां पर हम नियम देखेंगे संधि को। संधि किसे कहा जाता है, दो निकटवर्तीय वर्णों के मेल से जो परिवर्तन विकार होता है उसे संधि कहा जाता है। दो निकटवर्तीय, निकट मतलब आपस में मिलने वाले वर्णों के कारण जो परिवर्तन या बदलाव होता है उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब संधि जो है, अब उसी के साथ साथ हम क्या करेंगे यहाँ पर, यानी जो कि समाज जिसे कहा जाता है, समाज किसे कहा जाता है उसका एक उदाहरण लेते हैं, तो मतलब आपको क्या है, आसानी होगी कि मतलब समझने में और समझ कर लेने में। अब देखिए शरण को आया हुआ, अब यहां पर देखिए यानी विद्या प्लस आलय और शरण को आया हुआ। अब यानी इसकी परिभाषा किस तरह से है, दो निकटवर्तीय वर्णों के मेल से जो परिवर्तन विकार आता है उसे संधि कही जाती है। दो निकटवर्तीय वर्णों के या दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन विकार होता हो उसे संधि कही जाती है। दो वर्णों का मेल, अब यहां पर आ और यहां पर सॉरी या और प्लस आ है। अब लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे या नहीं है, तो इसके अंदर ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होता है, कभी भी व्यंजन कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं है, उनके अंदर स्वर का परिवर्तन यानी स्वर का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये प्लस आ, यानी यहां पर क्या आया है, आ है। अब तो यहां पर आ प्लस आ, तो यानी यहां पर क्या बनेगा, आ बनेगा। यानी दो परस्पर वर्णों के मेल से एक नए वर्ण का निर्माण होना या वर्ण परिवर्तित होना यानी बदल जाना, उसी को क्या है, संधि कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर समास में ऐसे नहीं होता है। समास में दो या दो से अधिक शब्द, यानी ये देखिए यहाँ पर शरण को आया हुआ है शब्द है और यहाँ पर वर्ण, दो शब्द है लेकिन वर्णों का मेल हो रहा है। यहाँ पर भी दो शब्द है लेकिन ये वर्ण है और ये वर्ण, वर्णों का मेल हो रहा है और यहाँ पर इन पूरे के लिए एक ही शब्द बनाना उसे क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। यानी शरणागत, अभी शरण को आया हुआ शरणागत, यानी को यानी आया हुआ, ये शब्द क्या है, लुप्त हो रहे हैं, यानी विभक्ति प्रत्यय क्या है, लुप्त होकर यानी शरणागत यानी एक शब्द क्या है, बना हुआ है। तो यानी इसीलिए यहां पर जो है यानी इसे कहा जाता है, यानी सॉरी इसे समास कहा जाता है और इसे क्या है, संधि कही जाती है। यानी हम समास देखते समय समास के बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन अंतर मैं आप लोगों को यानी बता रहा हूं। यानी समास की परिभाषा कुछ अलग है और संधि की परिभाषा कुछ अलग है। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन या तीसरा वर्ण निर्माण होता हो वहां पर संधि होती है, और यहाँ पर जो है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो रूप बदलता है यानी उसे क्या है, यानी क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। यानी समास और संधि में यानी अंतर यही है, यानी जो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर संक्षिप्त कर एक नया शब्द बनाना उसे क्या है, समास कहा जाता है।
और दो वर्णों के परस्पर मेल से, यहाँ पे मेल वर्णों का होता है और यहाँ पर शब्दों का होता है, यानी यहाँ पर शब्दों को संक्षिप्त करना होता है, यानी एक बड़ा दिया गया है, यानी हमने उसे संक्षिप्त कर लिखे हैं। और यहाँ पर ना संक्षिप्त करते हैं ना ही कोई परिवर्तन होता है, यहाँ पर सिर्फ वर्णों के परिवर्तन के कारण एक नया शब्द बनता है और नए शब्दों को हम वहां पे इन दोनों को निकाल कर उस नए शब्दों को मिलाकर हम क्या कर सकते हैं, एक नया शब्द बनाते हैं। जैसे कि विद्या प्लस आलय, ये आ और ये आ दोनों आ का मिलकर ये आ बना, इसका नियम है संधि का। अब आ बना है तो यानी ये यहां से आ निकल कर गया और ये यहां से आ निकला, तो मतलब ये आधा रह गया। अब इसके अंदर देखिए आप ऐड कर सकते हो, यानी विद्यालय, विद्यालय, यानी कहने का मतलब ये है कि मतलब यहाँ पर संधि जिसे कहा जाती है, संधि वर्णों का मेल है और समाज जो है संक्षिप्त करने का कार्य है, यानी मतलब बड़े शब्दों को छोटा कर लिखना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जैसे कहा जाता है, वो समास का ही भाग है। तो यानी यहाँ पर हम संधि देखेंगे। अब संधि किसे कहा जाता है, संधि की परिभाषा किस तरह से है और संधि किसे कहा जाता है, ऐसा हमें क्या है समझना है। तो अब संधि सबसे पहले मैंने बताया है संधि परिभाषा, फिर भी मैं आपको क्या है फिर से एक बार क्या है संधि किसे कही जाती है वो आपको क्या है बताने का यहाँ पर कार्य करूंगा। थोड़ा सा ध्यान देकर आप देखेंगे तो क्या है आपको आसान लगेगा। और अगर आप ऐसे ही इधर उधर क्या है घूमते फिरते अगर आप देख रहे हो, क्लास कर रहे हो, तो आपको क्या है बिल्कुल भी कोई विषय का या कोई सब्जेक्ट का भी रहने तो आपको क्या है समझ में नहीं आएगा। आप एकाग्रत अगर होकर आप देखते हो, ध्यानपूर्वक आप अगर उसे समझते हो तो आपको समझ में आएगा। नहीं तो आप थोड़ा सा क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा हम आगे लेकर चलेंगे या वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ये कार्य करेंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो अब आज हम बात करेंगे संधि के बारे में, यानी मैंने यहाँ पर दोनों का अंतर आपको बताया है, समास और संधि किसे कहा जाती है। अब संधि किसे कही जाती है, दो निकटस्थ ध्वनियों या दो वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाता है। दो निकटस्थ या फिर दो वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाता है। अब संधि जिसे कहते हैं यानी दो वर्णों का परस्पर मेल। अब देखिए उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं यहाँ पर सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह। अब यहां पर पहले बताया दो वर्णों का परस्पर मेल यानी संधि कहलाता है। दो वर्णों का परस्पर मेल होकर एक नए वर्ण की निर्मिति होती हो या फिर उसका परिवर्तन नए वर्ण में होता हो तो वहीं पर क्या है संधि कहलाती है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर अरे अगर देखा जाए तो दो वर्णों का मेल, अब यहाँ जो अंतिम वर्ण है यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण का मेल होता हो। अब यहाँ पर इसमें से देखिए सत्य यानी कोई व्यंजन परिपूर्ण या स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ पूर्ण नहीं करता, ये तो सबसे पहले आपको क्या है यानी ठान लेना है। किसी भी व्यंजन को पूर्ण करने के लिए उसकी सहायता क्या है, स्वर की सहायता ली जाती है। कोई व्यंजन अपने आप में पूरी तरह से पूर्ण रूप से क्या है नहीं है, उसे किसी ना किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है व्यंजन को। और स्वर कभी भी क्या है यानी किसी की सहायता नहीं लेता है, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है। तो यहां पर यह आया है मतलब इसके अंदर कोई ना कोई स्वर छुपा हुआ है। तो सत्य य के अंदर य अ है और प्लस आ है। तो यहां पर नियम के तहत यानी संधि का नियम हम देखेंगे आगे, तो नियम के तहत देखा जाए तो यानी यहां पर बनता है आ बनता है। अब देखिए अ प्लस आ ही बनेगा और अगर ई प्लस ई आया तो भी ई बनेगा। मतलब इसके नियम है, हम नियम आगे देखेंगे। यानी संधि के प्रकार कितने हैं, मैं सिर्फ संधि किसे कही जाती है ये समझा रहा हूं। यानी संधि को समझ कर लो, उसके बाद उसके प्रकारों को, उसके बाद उसके नियमों को और उसके साथ ही साथ उदाहरणों के साथ हमें क्या है समझना है। तो यानी हमने देखे सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह। संधि का कहना क्या है, दो वर्णों को परस्पर मेल होता है, दो वर्णों का परस्पर मेल होता हो और एक नए वर्ण की निर्मिति होती हो, उससे क्या है यानी संधि कही जाती है। सत्य प्लस आग्रह
अ प्लस आ बना, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यानी इसका मतलब यानी इसमें से अ को निकाले तो अ रहेगा, यह रहेगा सिर्फ हलांत वाला, मतलब जिसे लंगड़ा कहा जाता है। और यहां से अ भी चला गया क्योंकि हमने यहां पर निकाला है इस अ को और इस आ को, दोनों को मिलाकर हमने एक वर्ण बनाए हैं, तो वही वर्णों को हम इसके अंदर मिलाकर क्या करेंगे, सत्य, यह आधा था तो उस ए के अंदर आ को मिलाना है, आ ग्रह, सत्याग्रह, मतलब एक शब्द बना यहां पर, वो उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब संधि के प्रकार जो है यानी मूलतः 3 प्रकार है, संधि 3 प्रकारों में यानी रखी गई है। सबसे पहले है स्वर संधि, उसके बाद है व्यंजन संधि और उसके बाद है विसर्ग संधि। यानी यहां पर मैंने देखा जाए तो स्वर, व्यंजन और विसर्ग यानी संधि के 3 प्रकार है। स्वर संधि मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर, उसे स्वर संधि कहा जाता है। व्यंजन संधि मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन, या दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन, या दूसरा शब्द व्यंजन, या फिर व्यंजन प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, कैसे भी हो सकता है इसमें। और विसर्ग मतलब यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग और दूसरे शब्द का स्वर या व्यंजन कोई भी आ सकता हो, उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। मतलब हम आगे देखेंगे किस तरह से उदाहरण है, उनके उदाहरणों के हिसाब से हम क्या है चर्चा या डिस्कशन हम क्या है करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहा जाता है, यानी स्वर संधि की परिभाषा किस तरह से है। स्वर संधि किसे कहा जाता है, देखिए 2 स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, यानी इसका उदाहरण भोजन प्लस आलय, भोजन प्लस आलय, यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर है, यानी भोजन नड़ाचा आया है, यानी देखिए यहां पे न के अंदर अ ये स्वर आया हुआ है, अ आया है, यानी मतलब यहां से निकला अ और यहां से निकला आ, मतलब दोनों भी स्वर है। यानी पहला शब्द में अंतिम वर्ण में भी स्वर है, दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में भी स्वर है, इसीलिए इसे स्वर संधि कहा जाता है। 2 स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता हो उसे क्या कहा जाता है, स्वर संधि कहा जाता है। अब यहाँ पर जो है यानी पहले शब्द में भोजन न में अ का उच्चारण है, अ निकला बाहर, और दूसरे शब्द स्वतंत्र रूप से आ का ही प्रयोग किया गया इसलिए आ निकला। तो मतलब दोनों स्वर शब्दों को यानी हम अगर कार्य करते हैं, परिवर्तित करते हैं या बदलाव करते हैं, तो यानी यहाँ पर बदल कर एक शब्द बनेगा, आ बनेगा। ये नियम है, मैं बताता हूं आपको, नियम देखेंगे, यानी आ बना है। तो यानी यहाँ पर यानी 2 स्वरों के मेल से यानी क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ, तो यानी आ बना। यानी यहाँ पर अर्थ होता है भोजनालय, भोजनालय, यहाँ पे खाने की व्यवस्था की जाती है, वहां पे क्या है उसे भोजनालय कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर भोजन प्लस आलय भोजनालय, यानी ये शब्द बना। यानी 2 स्वरों के परस्पर मेल से यानी जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या है, स्वर संधि कही जाती है। अब स्वर संधि के फिर प्रकार यहाँ पर आते हैं, यानी स्वर संधि के 5 प्रकार है। पहले देखिए यहां पर स्वर संधि के फिर 5 प्रकार है। स्वर संधि, अब यहां पर देखिए 5 प्रकार है। मैं इसे एक इसमें लिखता हूं, ये दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि और
और चौथा यन और 5 जो है यानी अयादि। देखिए यहां पर दीर्घ गुण वृद्धि यन अयादि इनके नियम है, यानी यदि अगर दीर्घ संधि कब होती है, यानी दीर्घ संधि किस तरह से होती है, कौन से वर्णों का मेल होता हो, तो वहां पर क्या है दीर्घ संधि बनती है, वो बताया गया है। गुण संधि कैसे होती है उसे बताया गया है। उसके बाद वृद्धि संधि किसे कहते हैं वो भी बताया गया है, और यन संधि कैसे होती है वो भी है, और अयादि मतलब इनके नियम है, इनकी परिभाषा नहीं है, मतलब परिभाषा मतलब क्या है नियम है उनके, यानी उन नियमों के तहत ही क्या है उन संधियों का क्या है यानी कार्य होता है, या उन संधियों को क्या है यानी बनाया जा सकता है, या उन वर्णों का परिवर्तन उन शब्दों के द्वारा वर्णों के द्वारा क्या है किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दीर्घ संधि के बारे में। अब दीर्घ संधि किसे कहते हैं, तो दीर्घ संधि के यानी क्या है नियम कौन से है, यानी हमें क्या है उसे देखना है। स्वर संधि देख रहे हैं हम लोग, दो वर्णों मतलब पहले शब्द के अंतिम वर्ण में भी स्वर और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में भी स्वर ही होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होता है स्वर में संधि कहलाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर दीर्घ संधि किस तरह से होती है, तो पहला वाला जो है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि देखिए जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर, जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ आ ई ऊ और ऊ को, मतलब देखिए जब ह्रस्व या दीर्घ मतलब ह्रस्व भी हो दीर्घ भी हो, अ आ ई ऊ और वो को अ आ ई ऊ से मिलाकर लिखा जाता है, तब उनका रूप दीर्घ आता। मतलब इनके साथ में अगर इन्हीं के साथ वाले अगर कोई आता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर पहले शब्द के अंतिम वर्ण में अ हो और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में आ हो तो दीर्घ बनता है। पहले शब्द के अंतिम वर्ण में ई हो, दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में ई हो तो उसी में का दीर्घ ई बनता है। पहले शब्द के अंतिम वर्ण में ऊ हो और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में दीर्घ ऊ हो तो यानी क्या है दीर्घ ऊ बनता है। यानी तीनों के एक उदाहरण बताता हूं, तो इनका मिलाकर अर्थात इनका रूप दीर्घ बनता है। दीर्घ मतलब यानी आ ई ऊ मिलकर अगर ये मिलते हैं, पहले शब्द में ये आए हैं इनमें से कोई भी आया हो और दूसरे शब्द में ये जो आए हैं ह्रस्व आया है तो उसका दीर्घ आना चाहिए, या दीर्घ आया है तो उसका ह्रस्व आना चाहिए। आते हैं तो इनका रूप यानी संधि बनाकर एक नया शब्द जब बनाते हैं हम उनको क्या है दीर्घ बनाना है। जैसे कि मिलाकर आ ई वो ये शब्द बनाने हैं। अब देखिए यानी किस तरह से एक एक उदाहरण हम तीनों के भी उदाहरण लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले लेते हैं, ये रफ करता हूं मैं, फिर नहीं तो रहने दीजिए इधर से लिखूंगा। देखिए विद्या प्लस आरती, यहां पर क्या है आ है और यहां पर अ है। मतलब यानी जब ह्रस्व या दीर्घ शब्द मिलकर अ या आ, यानी मतलब वही होना चाहिए ह्रस्व दीर्घ दोनों में से कोई भी एक शब्द मिलना चाहिए। दोनों में से दोनों भी शब्द या दोनों भी आ सकते हैं, पहले शब्द में भी दीर्घ आया हो दूसरे शब्द में भी दीर्घ आया है तो चलेगा। यदि पहले शब्द में ह्रस्व है दूसरे शब्द में दीर्घ है चलेगा। यदि अगर पहले शब्द में आ हो और दूसरे शब्द में यानी ई या ई हो तो उसका नियम दूसरा है, उसका नियम दूसरा है। इसीलिए यहां पर दीर्घ संधि के लिए ये दीर्घ संधि का नियम है, इसलिए इस नियम को लागू होने के लिए
पहले शब्द के अंतिम वर्ण में दीर्घ या ह्रस्व होना चाहिए और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में दीर्घ या ह्रस्व होना चाहिए। मतलब उसी का दो है, अ आ, ह्रस्व दीर्घ, ये दोनों में से ही आनी चाहिए। पहले में अगर आया हो तो दूसरे में अ आना होगा, तो ही ये दीर्घ संधि बनती है, या तो फिर उसका दूसरा नियम है, यानी अन्य कोई स्वर आता हो तो इसीलिए यहाँ पर आ और अ आया है, तो यानी यहाँ पर क्या बनता है, आपको पता चला होगा, विद्या प्लस तो यहाँ पर आ ही बनेगा, दीर्घ बनेगा। यानी यहाँ पर अ हो, यहाँ पर आ हो तो भी आ, यहाँ पर अ हो, यहाँ पर आ हो तो भी आ, मतलब इधर इधर होने दो, लेकिन आ ही बनेगा, लेकिन दोनों ही सेम इसके यानी वर्ण आने चाहिए। तो यहाँ पर विद्यार्थी बना। अब दूसरा वाला देखिए, दूसरा कौन सा है, रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र। अब देखिए यहां पर ये वाला रसोई और यहां पर भी रसोई है ना, ई का मेल बना, तो यहां पर क्या बनेगा, दीर्घ ही बनेगा। तो अब कैसे बनेगा, ये अनुस्वार जैसे कि वैसे रहेगा, सिर्फ ये यहाँ का ये निकला है, ये अनुस्वार नहीं निकला है, अनुस्वार जैसे कि वैसे उसी नए शब्द के ऊपर क्या है, अनुस्वार लगेगा। तो मतलब यानी यहाँ पर क्या है, यानी हम लिखते हैं रविंद्र, सही है, यानी दीर्घ ही, यानी ये दूसरी यानी क्या है, विलांटी हम देखकर उसे क्या है, रविंद्र, यानी ये शब्द यहाँ पर बनाए हैं, इसीलिए क्या है, यानी दीर्घ, यानी रविंद्र ये शब्द बना है। अब उसके बाद यानी अ का भी हुआ, ई का हुआ, अब उ का देखते हैं, यानी गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश। अब देखिए यानी गुरु, यानी यहां पर कौन सा आया है, यानी ह्रस्व है, यानी ऐसे है, अगर गोल कर होता तो यानी दीर्घ है, सिर्फ रू है तो यानी क्या है, ये है, तो यानी यहाँ पर ह्रस्व ऊ है और यहाँ पर भी ह्रस्व ऊ है, तो इसका दीर्घ बनेगा ऊ। तो यानी अब यहाँ पर क्या बनेगा, गुरु उपदेश, गुरु उपदेश, गुरु उपदेश मतलब दीर्घ दीर्घ बना है, या फिर यहाँ पर दीर्घ आया हो या लघु आया हो तो भी चलेगा, लेकिन वो ही दीर्घ बनाना है। मतलब क्या है, अ आ का मेल होता हो तो दीर्घ आ, यानी इसलिए भोजन प्लस आलय में हमने देखा था, पहले में अ था दूसरे में आ था, इसलिए दीर्घ आ बनाए थे हमने। विद्यालय में भी देखा था हमने, विद्या प्लस आलय, अ था, आ था और अ था, यानी इसीलिए यहाँ पर ये शब्दों का क्या है, कार्य या ये संधि, इसे दीर्घ संधि कहा जाता है। मतलब पहले शब्द के अंतिम वर्ण में ह्रस्व या दीर्घ हो और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में ह्रस्व या दीर्घ हो तो ही क्या है, दीर्घ संधि कहलाती है। इसलिए यहाँ पर जो है यानी दीर्घ संधि कहा जाता है। तो यहाँ पर समझ में आया होगा दीर्घ संधि किसे कहा जाता है, दीर्घ संधि की परिभाषा आपको समझ यानी नियम समझ में आया होगा। अब दीर्घ संधि के बाद हम बात करते हैं यानी गुण संधि, यानी दीर्घ संधि के बाद हम क्या करते हैं, गुण संधि के बारे में चर्चा करेंगे। गुण संधि, अब देखिए गुण संधि की किस तरह से परिभाषा है, जब अ आ स्वर ई स्वर से मिलते हैं तो ये बन जाते हैं। अब आया गुण संधि का नियम, यानी हमने देखे हैं पहले वाले क्या है, अ से लेकर उ तक और अ से लेकर उ तक का मेल होता हो सेम ह्रस्व दीर्घ में तो क्या है, उसका दीर्घ बनता है। लेकिन अब बदल गया है, अब यदि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में अ या आ हो और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में ई या ई हो तो यहां पर उसका क्या बनता है, यानी ए बनता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर गुण संधि हम देख रहे हैं, तो आपका मेल
ई स्वर से, आ का मेल ई स्वर से, यानी दोनों भी स्वर है, तो इनका स्वर से अगर मेल होता है तो यानी यहां पर क्या होता है, ये बन जाता है, ये बन जाता है। अब देखिए यहां पर किस तरह से बनता है, यानी एक उदाहरण देखेंगे हम